यानी मैटर का 3 अवस्था होता है। अब इसकी बेसिक चीजों को आप जानिएगा। पहला होता है ठोस, ये ठोस अवस्था है, फिर द्रव होता है और फिर गैस होता है, गैस। अब डियर मान लीजिए बर्फ है और यह आपका पानी में या जल में कन्वर्ट होगा, ये जल में और फिर आपका हो जाएगा किस में, वाष्प में चेंज हो जाएगा। तो डियर अब देखिए पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब यहाँ पर एक चिन्ह लगेगा ए वाला, फिर यहाँ भी ये लगेगा ए, फिर डियर रिवर्स में आपका ए लगता है और ए वाला सिंबल होता है, ऐसे होता है। अब देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा, इस चिन्ह पर बात करूंगा। ये चिन्ह आप केमिस्ट्री में पढ़ते आए होंगे। ये चिन्ह ऐसे भी लगता है या फिर आपका ऐसे लगता है और ऐसे लगता है। अब दोनों में डिफरेंट क्या है? तो ये आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। एक आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। माने जब कोई रिएक्शन एक ही दिशा में चलकर और वह अभिक्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, कंप्लीट हो जाता है, तो वह आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जब कोई रिएक्शन दोनों दिशाओं में चलता है तो डियर वैसे रिएक्शन जो होते हैं वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। अनुत्क्रमणीय में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा सबसे पहले, जो कई बार आपको बोर्ड एग्जामिनेशनों में आता है, उससे आपको क्वेश्चन निकालना है। आप निकालिए, फटाफट देखते जाइए डियर, आपका 1 बाय 1 करके। देखिए क्या करना है, इसमें आपको समझने की जरूरत है। अमोनिया के निर्माण में हैबर विधि, हैबर प्रोसेस फॉर क्रिएशन या फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। टेल मी, जो साइंस पढ़े हैं या पढ़ते होंगे बताएंगे। डियर देखिए इस पर तो अभी हम काम करेंगे इसको अलग से, लेकिन ये हैबर प्रोसेस क्या है अमोनिया के निर्माण के लिए। अमोनिया में क्या क्या होता है डियर? नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है, ठीक है डियर। 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन ये आपस में मिलेंगे तो अमोनिया बनेगा, लेकिन यहाँ जो चिन्ह लगेगा वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया का लगेगा। और डियर हो क्या रहा है यहाँ पर देखिएगा, इसको हम करेंगे तो ऐसे लिख दें 2NH3। आप इक्वेशन को देखेंगे, इक्वेशन आपका बैलेंस, इक्वेशन कैसा है, बैलेंस है। काउंट कर लीजिए, 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 2 3 जा 6 हाइड्रोजन, सही है। अब प्लस इसमें आपका हीट भी निकलती है, आपको पता होगा हीट निकलती है, ठीक है डियर। लेकिन यहाँ पर 2 चीज और होता है, कोई बताएगा यहाँ पर इसका क्या रोल है और इसका क्या रोल है। Fe ब्रैकेट में यमो होता है और डियर 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है और 200 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। वेरीफाई करिए दोनों बातें सही हैं या गलत। डियर 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 डिग्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन से रिएक्ट होकर के
अमोनिया का क्रिएशन करेगा, अमोनिया बनाएगा। ठीक, एक तो ये अमोनिया का एक रिएक्शन आप याद रखिएगा, केमिस्ट्री में आपको काम आएगा। यहाँ दो चीज मुझे बताना है, चूंकि सिंबल आ गया तो मैं कहा बता ही लूं, पक्का आपके काम की चीज है। यहाँ पर आयरन और यहाँ पर मॉलिब्डेनम, इन दोनों का अलग अलग परिभाषाएं होती हैं। एक पढ़ा होगा चैप्टर है उत्प्रेरक, कैटलिस्ट और कैटालिसिस। देखिए, दिस इज द नेम ऑफ प्रोसेस और दिस इज द नेम ऑफ सब्सटेंस। ये आपका उस पदार्थ का नाम है या उस पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं जो अपनी उपस्थिति में किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ाता या घटाता है। लेकिन कोई अगर पदार्थ अपनी उपस्थिति में किसी रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर रहा है, बढ़ा रहा है या घटा रहा है, तो ये बढ़ाने या घटाने का जो प्रोसेस यानी प्रक्रिया होती है वो आपका क्या है, उत्प्रेरण है। उत्प्रेरण आपका एक क्रिया होती है, उसको कैटालिसिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। पूरा पढ़ा करिए आप लोग, ऐसा नहीं कि सब कहानी खत्म, ऐसा नहीं कि इंटरमीडिएट डन हो गया तो बस। सब कंपटीशन में तो इंटर हाई स्कूल होता है और क्या होता है, 6 से लेके 12 तक होता है बस। एनसीईआरटी तैयार हो गया, आईएएस से लेके पीसीएस तक दुनिया का कुछ भी आप बन जाएंगे आपका, और कुछ होता ही नहीं आपका। और क्या होता है, कुछ नहीं होता। हमारा काम है, जब तक मुझसे लगाव रहेगा जगाने की कोशिश करूंगा, यही मेरा काम है डियर आपका। ये देखिए आपका मित्र, ये आपका है, सुनिए समझिए ध्यान से। यहां पर ये जो Fe है ना, वो आयरन, जिसको आप शुद्ध शुद्ध बोलते हैं लोहा, उसका एक अयस्क होता है हेमेटाइट। ये अयस्क क्या होता है, यानी ओर क्या होता है, ओर। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ओर, ये हाई स्कूल से लेके इंटरमीडिएट तक अयस्क होता है। तो ये आपका जमीन के अंदर से निकलने वाला। अब जमीन के अंदर ऐसा नहीं है प्रधान जी कि लोहा एकदम गड़ा हुआ है, एकदम 2x10 फीट का लोहा गड़ा एकदम निकाले तो एकदम बाहर आ गया, ऐसे नहीं होता है। वो मिट्टी, पत्थर, चट्टान के रूप में वो लोहा मिला रहता है फ्रेश। कोई सोचे कि जमीन में एकदम इतना बाई इतना का लोहा का सीट गड़ा है, ऐसा नहीं होता। वो रेत, बालू, मिट्टी, उसमें तमाम इम्प्योरिटीज होता है, उसको निकालते हैं बाहर निकाल लिया, उसको फिर पीसते हैं, क्रूसिंग करते हैं। क्रूसिंग करके अलग अलग प्रोसेस होता है। तो पानी में धो दीजिए, तो पानी में धोएंगे तो आपका लोहा का कण भारी होता है, वो बैठ जाएगा पेदी में, अधूर माटी बह जाएगा। तो जो पेदिया में बैठेगा खूब ढेर का, उसको ले जाकर भट्टी में झोंक देंगे, गलाएंगे तो जो मैल होगी ना ऊपर, थोड़ा मोड़ा मैल बची रहेगी, उसको काश के निकाल लेंगे। अब प्योर जो लोहा होगा वो नीचे बैठेगा, उसको फिर अलग से आउटलेट बना करके निकाल लेते हैं। यही प्रक्रिया होती है क्या, इसी को क्या कहते हैं, पूरी प्रक्रिया जो मैंने बोला है मेटलर्जी, इसको धातु कर्म कहते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना डियर, तो बोलिए फटाफट, यही हो गया, खत्म। और एक बात समझिए आपका डियर, ये जो Fe है ना, Fe, मैं तो कई लोगों से चीज जानना चाहता हूं। P ब्लॉक, P का नहीं बाबू, गलत बता दिए आपका, P का है नहीं, ये आपका D ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट है। वैसे बहुत शरीफ लड़के हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपका फोटो तो नहीं, सब बढ़िया ही टाने होंगे, बशर्ते ये डी ब्लॉक एलिमेंट मित्रों। तो डी ब्लॉक में कितने आपका इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो डी ब्लॉक में डियर कितने भरते हैं, 10। एस में कितने, 2। पी में कितने, 6। एफ में कितने, 14। बस खत्म। अब डी ऑर्बिटल में अगर आपका 10 के अलावा किसी में 9 भरा है, किसी में 8 भरा, किसी में 7, 6, 5, बस वो सब क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो Fe आपको अगर बताना हो कि ट्रांजिशन है या नहीं, तो बताएंगे आपका ये ट्रांजिशन एलिमेंट है।
सत्यम देखिए बताएंगे आपका सत्यम जिंक के बारे में। जिंक एटॉमिक नंबर 30 है सत्यम। अब बता दीजिए ट्रांजिशन है या नहीं। नहीं इसका 30 है, पूरा भरा है, लास्ट वाला है। देखिएगा आखिरी लाइन होगा इसका। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जिंक का, इसका डी ब्लॉक में आपका 10 होगा, आखिरी लाइन 12 वाले में होगा। तो अगवा से 2 निकाल दीजिए तो 12 में से 2 निकाल देंगे 10 हो जाएगा। आखिरी वाला है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। डी ब्लॉक के वे एलिमेंट ट्रांजिशन होते हैं जिनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक अब मुझे लग रहा है कि सब आपका बताना पड़ेगा, एक एक चीजें आपका। विपिन सर जो है, तो शुरुआत में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मैथ में पता चलता है कि इतना है, आज मैथ के समझिए एक बढ़िया टीचर हैं और आपका काफी पॉपुलरिटी फेम है, तो कुछ भी हो सकता है। इंसान पहले अपने समय में कम पढ़ा हो, बाद में पढ़ेगा। मॉलिब्डेनम जो होता है ना डियर, यह उत्प्रेरक वर्धक है, एक स्वयं कैटलिस्ट का काम नहीं, कैटेलिसिस का काम नहीं करता, अरे कैटलिस्ट का काम नहीं करता है, लेकिन ये अपने प्रेजेंस में किसी उत्प्रेरक की सक्रियता, किसी कैटलिस्ट की जो वो आपका क्या नाम है, रिएक्शन इंक्रीज करने का जो पावर होता है, ये स्वयं उत्प्रेरक का काम नहीं करता है, लेकिन अपनी उपस्थिति में किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। खत्म हो गया। 2 बातें और इसमें कर लें। एक बात तो आपका ये करेंगे टेम्परेचर पर, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये सारी बातें छोड़ें, उसको टेम्परेचर की बात बाद में। एक एटीएम क्या होता है, तो मित्रों एटीएम मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अरविंद कुमार आप बताएंगे एक एटीएम कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये देखिए सब लोग हवाई से ही आए क्या, 76 सेंटीमीटर या 760 के बराबर होता है। एक एटीएम 760 आपका मिलीमीटर के बराबर होता है। एक वायुमंडलीय दाब जो है 760 के बराबर होता है। 1-2 बातें और करूंगा जो पूछता है कंपटीशन में। एनटीपी आपका नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी पर किसी भी गैस का जो आयतन होता है वह कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। और एक लास्ट में और एक सवाल जवाब दीजिएगा, आवागैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 × 10⁻23 एक कई बार पूछा हुआ है, इसलिए बात कर लिया। और सारी बातें बाद में करूंगा, पहले इस कंटेंट को फाइनल करूंगा। डियर ये तथ्य जितना भी मैंने आपसे बात किया सब इम्पोर्टेंट थे, कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं, सारी जानकारियां आपको होना चाहिए। जानकारियों का कोई सीमा नहीं डियर, जानकारियां खूब बढ़ाइए और आप फार्म भर करके सिर्फ आपका फार्म भरने वालों का संख्या मत बढ़ाइए। आप फॉर्म भरिए तो जॉब लीजिए, वो नहीं कि आपके इतना लाख लोग फार्म भर रहे हैं। भारत में ऐसा ही होता है, इतना लाख लोगों ने वांट भरा है, देख के आपका पसीना छूट जाता है। पता चलता है 24 लाख भरा, 20 लाख भरा, 18 लाख भरा, अब पढ़ने वाले लोग मात्र आपका 1 लाख भी नहीं होते ढंग से। आपका खाली फार्म बढ़ाकर संख्या, जनसंख्या के काम मत आइए, काम करिए कुछ। आगे बढ़ते हैं डियर। और डियर इसके अलावा है, अगर द्रव से आपका गैस में जा रहा है तो ये आपका वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण हो जाएगा। वाष्प से जल में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, संघनन होता है। और डियर जल से अगर बर्फ में आ रहा है तो क्या होता है, जमना आपका फ्रीजिंग होता है। कोई चीज फ्रीज हो गया, जम गया, फ्रीजिंग हो गया।
कोई चीज ठोस है, पिघल गया, गलना हो गया। द्रव से वाष्प में गया, आपका वाष्पीकरण हो गया। इसको आपका मेल्टिंग कहते हैं इंग्लिश में, इसको इवेपोराइजेशन कहते हैं, इसको कंडेंसेशन कहते हैं, इसको फ्रीजिंग कहते हैं। और इसी में एक पॉइंट बन जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है। अब 2-3 बातें मैं आपसे करूंगा। ये आपका गलनांक होता है, गलनांक पर कर लूं, और ये आपका क्वथनांक, क्वथनांक कर लूं आपका डियर। एक आपका डियर, एक आपका हिमांक होता है, हिमांक कर लिया जाए डियर। तो देखिए क्या होता है, तीनों के बारे में बताएं। गलनांक क्या है? जिस ताप बिंदु पर कोई ठोस पदार्थ पिघल करके द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए या होना आरंभ हो जाए, वो आपका गलनांक होता है। और जिस तापक्रम पर, जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ वाष्पीकृत होने लगे, वह आपका क्वथनांक होता है। और जिस तापक्रम पर कोई द्रव जम करके बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाए, वो आपका हिमांक कहलाता है। उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फ्रीज माने जमना होता है डियर। इन तीनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है कि सॉलिड में आपका इसका जो आयतन और आकार, ये दोनों आपका डेफिनेट होता है, निश्चित होता है ठोस का। माने जो आयतन होगा, जो आकार होगा। अब कोई डस्टर है तो चेन शेप होगा नहीं आपका, वो ठोस है तो ठोस है। आयतन भी फिक्स होता है, आकार भी फिक्स होता है। इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल के बीच की जो दूरी होती है ना, वो आपका न के बराबर होती है, दूरी होती ही नहीं है। अब 2-3 बातें मेरी आपका फिर आपसे होगी यहाँ पर। देखिए 2 पार्टिकल हैं, अब 2 पार्टिकल हैं डियर, तो अब क्या होता है इसमें? एक पड़ा होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है मित्रों? 2 अणुओं के बीच लगने वाला जो है बल, आकर्षण बल, 2 अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, उसी को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। अब डियर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस में क्या रिलेशन है? अंतर आणविक बल का अंतर आणविक दूरी में क्या संबंध है? एक अंतर आणविक बल का अंतर आणविक दूरी में क्या संबंध है? एक अंतर आणविक दूरी में क्या संबंध है? अगर आप कोई दूरी का रिलेशन देना है तो क्या देना पसंद करेंगे? तो मित्रों साफ साफ मैं आपको बता दूं, 2 अणुओं के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल वह अंतर आणविक बल है, और ये बल सबसे ज्यादा जो किस में होता है? तो ये आपका ठोस में ज्यादा होता है। तो मित्रों इसका रीजन ये है कि ठोस में अणुओं के बीच की दूरी सबसे कम होती है, मिनिमम होती है। तो इसीलिए कोई ठोस की चीज है, उसको तोड़ करके आप आसानी से नहीं जा सकते। अभी पानी है तो पानी में आप तोड़ करके, यानी वाटर आपका एंट्री मार करके, हेल करके आप जाएंगे और पानी के अणुओं को तोड़ते हुए जाएंगे। और वायु के अणुओं को हर पल आप तोड़ रहे हैं। अरे हमारे सामने एयर ही तो है, तोड़ दिया, तोड़ के चला गया, चला आया। तो एयर के अणुओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है। अब दूरी ज्यादा है तो अंतर आणविक बल क्या है? कम है। आसानी से हम हवा में क्या है? टहल रहे हैं। अभी हम हवा में दौड़ रहे हैं और हमको अभी कमर भर पानी में या चेस्ट के बराबर पानी में अगर 100 मीटर चलना रहे तो कितना आपका थकान महसूस होगा। कभी आप स्विमिंग पूल में आप तैरे होंगे,
गांव वाले लोग तो बहुत स्विमिंग पूल में तैरे होंगे, आपका गांव का बहुत सारा होता है स्विमिंग पूल आपका। हाँ विशाल, आपके पास तो कई स्विमिंग पूल हैं। तो डियर आप देखेंगे पानी में जब आप क्रॉस करेंगे ना, तो वाटर के अणुओं के बीच भी आपका अंतराणविक बल लग रहा है, उसको तोड़ के आप थोड़ी दूर दौड़ेंगे तो आपका थक जाएंगे। और जबकि एयर में इजी, इसका सीधा सीधा फंडा है कि अणुओं के बीच की दूरी इसमें सबसे कम, इससे ज्यादा इसमें, या सबसे ज्यादा गैस में, यही होता है। और डियर द्रव का डियर आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार जो शेप होता है वह निश्चित नहीं होता। पानी है, उसको जिस तरह के बर्तन में रखेंगे उसका शेप वह धारण कर लेता है। और वाष्प वाले में डियर क्या होता है, इसका न तो आकार ही निश्चित होता है और न तो आयतन। एक कोई गैस है, मान लीजिए 1 किलो एलपीजी गैस, उसको चाहिए तो आप एक छोटे से सिलेंडर में रख लीजिए, और चाहिए तो 1 किलो गैस को कमरे में छोड़िए, पूरा कमरे में फैल जाएगा। वह गैस के अणु का कोई आपका अपना लास्ट बाउंड्री होती ही नहीं है, वो आपका एकदम फैलता ही रहेगा। तो सिलेंडर में आपका उसको हाई प्रेशर पर लिक्विफाइड किया जाता है, तो आपको स्टोरिंग आसान हो जाता है। मतलब एक 14-15 लीटर का किलो का गैस है, वो आपका एक छोटे से सिलेंडर में हो जाता है। अगर आप उसको गैसी स्टेट में रखेंगे तो भी जलेगा, उसके लिए पूरा एक टाली भर का सिलेंडर रखना पड़ेगा, वो बहुत टफ हो जाएगा, काम बहुत कठिन हो जाएगा। हालांकि उसका वाल उतना मजबूत नहीं चाहिए, तब वो कम मजबूती पर भी रहेगा तो प्रेशर कम रहता है, फटेगा नहीं। लेकिन वहां सिलेंडर का चादर क्यों मजबूत करते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर रहता है। अगर चादर मजबूत नहीं रहेगा तो हाई प्रेशर पर वो फट जाएगा, इसलिए रखना पड़ता है, क्योंकि हाई प्रेशर। और वो गैस है मित्रों, लेकिन प्रावस्था में किस फेज में होती है, वह द्रव फेज में होती है। आपको पता होगा किस फेज में होती है, द्रव में होती है। अब बाहर ज्यों आती है तो क्यों आपका बाहर हवा में क्यों चेंज हो जाती है, रीजन है कि वो तो गैस है, वो तो हाई प्रेशर पर रखे हैं ना। बाहर थोड़ा लीक करा के देखिए, तुरंत आपका गैस स्टेट में चेंज होगी, पानी की तरफ फुब्बारा थोड़ी फेंकेगा, वो आपका खाली खोलिए थोड़ा सा देखिए, तुरंत ज्यों बाहर जाएगी तुरंत चेंज हो जाएगी। अब और एक प्रश्न और याद रखिएगा, जो एलपीजी गैस उसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और उसका जो मेन कंपोनेंट होता है एलपीजी का मेन कंपोनेंट होता है ब्यूटेन। ये ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10 होता है ब्यूटेन। और ये एलपीजी जो स्मेल करता है या महकता है, तो महकने के लिए गैस मिलाया जाता है मरकैप्टन, वो इसीलिए मिलाते हैं, ना मिलाएं तो भी काम चलेगा। वो मिलाया जाता है सिर्फ सेफ्टी को प्रोवाइड करने के लिए, कि गैस अगर घर में लीक कर जाए तो हमको महक जाए, बस हम सतर्क हो जाएंगे, हम कोई चीज जलाएंगे नहीं, स्विच को ऑन ऑफ नहीं करेंगे, कोई चीज को ऑन ऑफ नहीं करेंगे, तीली नहीं जलाएंगे, कुछ भी नहीं जलाएंगे। घर में अगर वो महक गया तो, और खिड़कियां खोली रखें ताकि वो आसानी से ज्यादा से ज्यादा गैस आपका बाहर निकल जाए। बाहर निकल जाएगा तो उतना ज्यादा कुछ ट्रबल नहीं होगा। ये चीज होता है डियर आपका। अब ऐसे क्या है, सब कुछ बंद है, गैस उसी कमरे में फैली हुई, अब जो जलाएंगे पूरा कमरा एकदम जल जाता, आग लग जाती है, पूरा सब कुछ बर्न हो रहा है, आदमी उसमें भी बर्न हो जाता है, बहुत डेंजरस होता है। इसलिए एलपीजी गैस को हमेशा आपका बहुत सावधानी, जो महका तुरंत अलर्ट हो जाइए आपको, उसमें कुछ जितने भी खिड़कियां हैं सब खोलिए। एलपीजी की चीज है, आप इसको जानिएगा डियर। और जो है आपको इसमें एक और आपका प्रावस्था बताई गई है, मैं आपको इसको बता देता हूं। एक प्रत्यास्थता क्या होता है, फिजिक्स का एक लेसन है आपको इंटरमीडिएट में आप पढ़ेंगे प्रत्यास्थता। ये क्या होता है डियर, प्रत्यास्थता का क्या होता है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, इलास्टिसिटी। आपका ये आपका प्रत्यास्थता क्या है डियर,
इलास्टिसिटी आपका डियर, रबर कोई लिया है एनीबॉडी आपका? कंटेन एनी टाइप ऑफ रबर आपका नहीं है किसी के पास। अच्छा देखिए आपका ये रबर है मित्रों, और रबर हमारे यहाँ श्रीलंका में भी आपका, श्रीलंका में खूब रबर का उत्पादन होता है। और भारत में अगर कोई स्टेट है तो केरला रबर का प्रोडक्शन ठीक ठाक करता है, अच्छा करता है प्रोडक्शन आपका रबर का। ये रबर है, ये रबर इज द नेम ऑफ सब्सटेंस, एक पदार्थ का नाम है, लेकिन इसकी क्वालिटी है, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, इसकी प्रारंभिक अवस्था को चेंज कर दे रहे हैं, जो हटा रहे हैं वो अपने प्रारंभिक अवस्था में चला जा रहा है। एक पदार्थ है जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसकी प्रारंभिक अवस्था को चेंज कर रहे हैं, जो हटा रहे हैं वो अपने प्रारंभिक अवस्था में जा रहा है। तो द क्वालिटी ऑफ दिस सब्सटेंस इज नोन एज आपका इलास्टिसिटी। पदार्थ के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। कोई भी पदार्थ अपने एक विशेष गुण के कारण अपने ऊपर लगने वाले एक कोई एक्सटर्नल फोर्स का वो विरोध करता है। जैसे आपका स्टेपलर है मित्रों, जब दबाएंगे दबेगा, जो हटाएंगे वो मुंह खोल लेगा ऐसे अगली बार दबाने के लिए, फिर दबाएंगे पंच लगेगा, जो हटाएंगे वो फिर मुंह खोल लेगा अगली बार दबाने के लिए। मतलब समझ रहे हैं ना? स्टेपलर में एक छोटा सा फंक्शन होता है, देखिएगा खोल करके, सजग से खोली करें तो पिन भी दस जाती है। तो वहां पर एक पत्ती होती स्टील की, वो स्टील की पत्ती ऐसे प्लेन करके ऐसे टेढ़ा किया रहता है ऐसे ट्रे पर, बस। तो मित्रों अगर रबर से भी ज्यादा अगर प्रत्यास्थ कोई माना जाता है तो स्टील आप कहीं स्टील से खिंचाता नहीं, जरूर नहीं कि वो खिंचाए ही। स्टील की एक पत्ती है, उसको आप ऐसे मोड़ दीजिए, कोई पत्ती है ऐसे मोड़ दीजिए, जो छोड़िए वो तुरंत चला जाएगा। इसका मतलब उसके अंदर क्या है? प्रत्यास्थता का गुण है। और आप ऐसे देखेंगे तो स्टील जो है वह रबर से अधिक प्रत्यास्थ होता है, इस बात को भी आप जानिएगा। और एक बात और समझिएगा कि अगर कोई पदार्थ है उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया आपने और उसको आपका उसके प्रारंभिक अवस्था को चेंज कर दिया, इतना ना खींच दिया कि वो आपका अपने प्रारंभिक अवस्था में पहुंच ही नहीं पा रहा, बढ़ गया। इसकी लंबाई मान ली पहले 10 था, हमको खींच आपका 12 कर दिए, 11 कर दिए। तो 1 सेमी जो बढ़ गया उसकी लंबाई, वह विकृति कहलाता है। क्या कहलाता है? विकृति। विकृति की बीमा आपका होती है क्या? नहीं होती। विकृति की बीमा नहीं होती, क्योंकि वही है, आप समझ रहे होंगे, ऊपर नीचे दोनों सेम हो जाता होगा, इसलिए विकृति की कोई बीमा नहीं होती। आप पढ़ेंगे फिजिक्स में, बढ़िया से पढ़िएगा, साइंस की हर चीजों को तैयार करिए, आपका सब सही होगा डियर का। आगे डियर है कह रहा कि इस्पात रबर से अधिक प्रत्यास्थ होता है। सही है डियर। इस्पात क्या होता है डियर? इस्पात स्टील है। अरे मित्रों लोहा है, लोहा में 2-4% कार्बन की इम्प्योरिटीज मार दीजिए, बस क्या बन जाएगा? स्टील बन जाएगा। स्टील बन गया तो उसमें जंग नहीं लगता डियर। स्टील आपका, स्टील जो है लोहा में जंग लग सकता है, स्टील में जंग नहीं लगता, बहुत कम आपका उसकी प्रोबेबिलिटी होती है आपका। और स्टील आपका एक प्रत्यास्थता उसकी हमेशा क्या होती है? बढ़ जाती है। कोई गाड़ी है, कोई चीज है, उसकी जो चादर होती है, सनरूफ होता है, बहुत सारी चीजें हैं, देखेंगे तो हल्का सा दबेगा, जो हटाएंगे वो अब तुरंत आपका अपने प्रारंभिक पोजीशन में आ जाता है। तो ये आपका उसका एक गुण होता है। क्या? किसका? स्टील का। स्टील का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, स्टील जो प्रत्यास्थता का गुण कंटेन करता है वह रबर से ज्यादा। फिर और बात करेंगे इसमें प्रेशर। ये देखिए प्रेशर है ना डियर, इन हिंदी भी कॉल्ड आपका इट दाब। हिंदी में हम कहते हैं इसको दाब, दाब कहते हैं। दाब क्या होता है? दाब का मात्रक आप जानते हैं पास्कल होता है। ये मित्रों दाब को P से इंडिकेट करते हैं, और दाब P आपका प्रतिबल भी क्या है?
प्रेशर ही है आपका डियर, प्रेशर ही है। प्रतिबल क्या है भैया, प्रेशर ही है। दाब क्या है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, खत्म काम। बल बटे क्षेत्रफल डियर, क्षेत्रफल होता है। क्वेश्चन हम थोड़ा सा आज नहीं ज्यादा ले पा रहे हैं, क्वेश्चन लेते, कंटेंट केवल बता रहे हैं अभी आपका। अब इसमें क्या है, मान लीजिए आपका डियर आप ट्रक है डियर, तो पिछवा चौड़ा चौड़ा टायर लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं चौड़ा टायर, रीजन क्या होता है? तो रीजन यही होता है, देखिए एफ अपान ए, अब प्रेशर को घटाना या बढ़ाना है। एरिया से आप घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। एरिया अगर आपने बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो गाड़ी आपकी धंसेगी नहीं। गाड़ी क्यों नहीं धंसती, उसी माल पर बस खाली सरफेस एरिया बढ़ा दीजिए। सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक प्रेशर कम हो जाएगा। इसमें क्या रिलेशन बोलते हैं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, यानी प्रेशर जो है वह एरिया के वियुत क्रमानुपाती होता है। यानी मीन्स भैया आपका एरिया आप बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, एरिया घटा दोगे तो प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। अभी आप कहीं नदी के किनारे आपका गए और दलदल में आप धंसना शुरू हो गए, तो डियर आप दलदल में आप धंस रहे हो, तो डियर अब एक पैर पर हो जाओगे तो और धंसोगे, क्योंकि आपका बॉडी का जो भार है वह भार ही यहां पर बल काम कर रहा है। वेट इज आल्सो नोन एज फोर्स। वेट W इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन mg होता है, m मास g आपका ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन। तो दो पैरों पर खड़े हैं तो आपका जो पूरे बॉडी का जो भार है वो आपका ठीक ठाक क्षेत्रफल पर काम कर रहा है। अभी घर में तोलन लगाते हैं, घर का सिलाप लाद रहे हैं, तोलन लगाते हैं तो मिस्त्री जो होते हैं या वर्कर वह नीचे पटरा लगा देते हैं, नीचे ईटा लगा के रखते हैं। ईटा क्यों लगाते हैं, सीधी सी बात है कि ईटा इसलिए लगाते हैं, बांस वैसे ही लगा देते तो बस वह धंस जाता, क्योंकि छोटी सी एरिया होता वो धंस जाता। वो एरिया को बढ़ा देगा, ईटा क्या होगा, एरिया बढ़ा देगा। इसलिए जमीन पर पड़ने पर एरिया बढ़ जाएगा तो दाब जो है कम हो जाएगा, तो वह आपका धंसेगा नहीं। तो सिंपल सा वहां भी यही फिजिक्स होता है, ये होता है। और ज्यादा धंस रहा है, एगो पटरा ठोक दो, एक पटरा लगाकर बांस लगा दो, काम खत्म। वो पूरा बांस पर जितना लोड पड़ रहा है वो पूरे पटरे पर बांट देगा, आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा, धंसेगा नहीं, सिंपल सी बात है। बीम देते हैं तो बीम नीचे फैलाते क्यों, क्योंकि प्रेशर को बांटने के लिए, प्रेशर को आपका पड़ने वाला जो दाब है उसको कम करने के लिए आप एरिया बढ़ाइए, कम हो जाएगा। डियर आप खूंटा ठोकते हो ना, विशाल गांव में जैसे भैंस बांधना होता है तो खूंटा ठोकते हो डियर। अब खूंटा डियर कभी कभी होता है, वीडियो के माध्यम से हम सामाजिक बुराइयों को भी बात कर लेते हैं। कभी कभी लोग होता है रास्ता पर सटा के खूंटा ठोकते हैं कि भैंस आपका बाकी सब काम जितना भी है वो रास्ते में करे। तो मित्रों कम से कम ऐसा काम कभी ना करें, रास्ते से कम जितनी अब आपकी भैंस का रेंज है, अब रेडियस पढ़ लो आपका, देख लेना, कम से कम रास्ते से दूर खूंटा गाड़ें ताकि आपका भैंस अपने ही एरिया में रहे। गांव में खास तौर पर यादों के गांव में ज्यादा होता है, हडियर आपका खूब आपका होता है, खूंटा एकदम चक्रोड के एकदम किनारे बांधेंगे, आपका ठोकेंगे, अब भैंस चली जाएगी कहाँ, रास्ते में। गजब नौटंकी है आपका हडियर, कोई तरीका है आपका रास्ते में। जो कुछ काम जितना भी मतलब जितना भी डर्टी वर्क करना है वो रास्ते में करते हैं लोग, दिस इज अ वेरी बैड आपका, नथिंग, वो आपका नहीं होना चाहिए ऐसा डियर। सुनिए अपनी फिजिक्स समझिए। तो खूंटा जब आप ठोकते हैं ना तो खूंटे को एक सिरा नुकीला करते हैं, आराम से फटेगा नहीं, धंस जाएगा। नुकीला किए हैं, फटेगा नहीं, धंस जाएगा।
अब बिना नुकला किए ठोकिए, फाट जाएगा, ऊपर से सब फट जाएगा डियर। रीजन क्या होता है? रीजन यही होता है कि जब एरिया आप कम करते हो तो आपका दाब ज्यादा पड़ता है, तुरंत धंसता चला जाता है। आप खूंटा नीचे नुकीला नहीं बनाए, चौड़ा है, दाबोगे तो वह धंसेगा नहीं आपका, क्योंकि आपका एरिया बढ़ गया तो दाब जो पड़ रहा है वो आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एक चीज और होता है, कोई चीज फट रहा है तो देखिए इस पर कोई चौड़ी चीज लगा लेते हैं, तो चौड़ी चीज लगा लेने से आपका क्या होता है? वही ऊपर से पड़ने वाले दाब को क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं। तो ये सीधा है आपका, आप समझिएगा इसको। अभी वही है, साइकिल वाली बात है और कोई गाड़ी वाली बात है। जिस गाड़ी का टायर चौड़ा होता है वो देखिए भसती नहीं, आप पतला टायर है भस जाएगी। टायर चौड़ा है, देखिए स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, इन सबों का टायर कितना चौड़ा होता है। कोई भी कहीं भी आप उसकी गाड़ी थार, महिंद्रा की थार, देखिए चौड़ा टायर है, कहीं नहीं, आपका जहां चाहिए वहां लेके चले जाइए। हम लोगों का अल्टो डियर एकदम आपका दुआरे आपका नाचती है आपका डियर। चलिए मित्रों आगे बताते हैं। तो ये आपका है डियर, इसमें आप जो है ना एरिया पर इसको आपका, हालांकि ये बल का अपना रोल है, बल सीधा सीधा है डियर। बल आप बढ़ाओ प्रेशर बढ़ेगा, बल घटाओ प्रेशर घटेगा। भैया ट्रक पर आप 10,000 ईटा लोड किए हो तो आपका प्रेशर ज्यादा होगा, 5,000 ईटा लोड करोगे प्रेशर और कम होगा, 1,000 लोड करोगे और कम होगा, 5 ईटा लोड करो और कम हो जाएगा। इसका सीधा संबंध है, जितना आप डालो। और ट्रक पर ये बल का क्या मतलब? तो भैया वेट जो है ना, वेट, किसी भी चीज का जो भार होता है वह नीचे की ओर जो लगता है वह वेट होता है। मेरा जो भार है वो मेरे द्वारा जमीन पर लगने वाला बल, वो बल के रूप में काम कर रहा है, वेट आपका मेरा। और जानते ही वेट जो होता है W=m/g। मित्रों द्रव्यमान और भार में यही अंतर होता है, द्रव्यमान और भार में यही अंतर होता है। द्रव्यमान स्केलर होता है, अदिश होता है, और वेट आपका सदिश होता है। क्यों? क्योंकि वेट में क्या होता है? डायरेक्शन, दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। अब डियर आप कहेंगे आपका भार कहां किस दिशा में काम कर रहा है? तो ना पूरब, ना पश्चिम, ना उत्तर, ना दक्षिण, ना ऊपर, कहां काम कर रहा है? नीचे। यानी जहां पर आप बैठे हो उस पर उसको तकलीफ हो रही है कड़िया, तो जिस पर बैठे हो उस पर तकलीफ हो रही है। तो किसी भी चीज का जो भार होता है, भार को डिटरमाइन कौन, निर्धारित कौन करता? भार की दिशा को निर्धारित करने वाला फैक्टर बताइए अंशिका सिंह। भार को निर्धारित करने वाला फैक्टर, भार की दिशा को डिटरमाइन या निर्धारित करने वाला फैक्टर क्या है? जी, स्मॉल जी। द्रव्यमान का क्या है? कुछ नहीं है, स्मॉल जी। कहां लगता है? नीचे की ओर लगता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है। भाई आप उछल रहे हो फिर क्यों आ रहे हो नीचे? ये नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका भार नीचे की ओर लग रहा है, तो जी भी आपका इसको नीचे की ओर खींच रहा है। तो भार का जो डायरेक्शन होता है उसको डिटरमाइन करता है कौन? आपका जी। काम खत्म आपका। उसी कारण आपका किसी व्यक्ति का जो भार होता है वो गुरुत्व त्वरण के अधीन आपका काम करता है, उसकी दिशा में काम करता है। तो भार में दिशा और परिमाण दोनों होता है, जबकि द्रव्यमान में सिर्फ आपका क्या होता है? परिमाण होता है। परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण, मैग्नीट्यूड। आप परिणाम तो रिजल्ट होता है। थैंक्स। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। ओके, जय हिंद।